तो आज हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, है ना। आरबीएसई बोर्ड की पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट तो अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पर सॉलिड स्टेट से पहले मैंने कुछ लिखा है मैटर, और मैटर आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आप जानते हो मैटर क्या है? ये क्लास 11th में आपने खूब पढ़ा। मैटर मतलब जिसका कोई मास हो, जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे, वो सब क्या है? मैटर है। मैटर का सीधा मतलब तो यही है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास हो, जो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करे, वो मैटर। या जिसको अपन 5 सेंस, जो अपने 5 सेंस होते हैं ना, उनसे अपन उसको आइडेंटिफाइड कर सकें ना, हम उसको टेस्ट कर पाएँ, टच कर पाएँ, सुन पाएँ। तो पता है आप सबको। तो मुझे लगता है कि आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखते हो वो सब कुछ मैटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको आइडेंटिफाइड कर ले तो विद द हेल्प ऑफ योर सेंस, है ना। उसका अपना एक मास होता है, उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, तो वो सब मैटर है। और मैटर को हमने 3 स्टेट में कंसिडर कर लिया: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बेसिक फिनोमिना बता रहे हैं हम लोग। सॉलिड में बेसिकली क्या होता है? तो देखो, एक सब जानते हैं कि सॉलिड में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं। यानी कि अगर आप सॉलिड की बात करें तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि ये कोई सॉलिड पीस है, किसी भी सब्सटेंस का हो, तो इस सॉलिड पीस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझते हो क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे वो सॉलिड बना है, चाहे वो एटम्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो। तो ये इस तरीके से एडजस्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ रहे हो क्या बात को? ऐसे बेटा समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इस तरीके से बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, और क्लोज पैकिंग होती है इसलिए इनके बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन एटम्स, वो बहुत ही छोटा होता है या नेग्लिजिबल होता है। और आप सब समझदार हो, कितनी क्लोज पैकिंग कब होगी? जब इनके बीच का अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो। तो ये बेसिक बातें हमने पढ़ रखी है। तो क्या क्या हम बता सकते हैं एक सॉलिड स्टेट के बारे में, एक सॉलिड के बारे में? तो आप बता सकते हो कि दे हैव less distance, they have less distance between atoms, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। एटम्स तो मैंने लिख दिया, आज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात हो रही है, वो चाहे एटम्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो। तो दे हैव लेस डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, और लेस डिस्टेंस होने का मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो इसका मतलब जो एटम्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा हैवी फोर्स अप्लाई हो रहा है, हैवी अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। और जब वो क्लोज पैक्ड होंगे, ऑर्डर्ड होंगे, तो उनकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, है ना। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया? दे आर हार्ड एंड रिजिड, ठीक है बेटा, बहुत ही हार्ड होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो जनरली आप सब जानते हो वो भी मैं लिख देता हूँ। मास है वो उनका डेफिनिट है, वॉल्यूम भी डेफिनिट है, और शेप भी डेफिनिट है। तो दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। और अगर अपन इसको और आगे बढ़ाएं तो एक बात आप ध्यान से देखना कि जब इतने क्लोज पैक है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैक है, तो इनके बीच का स्पेस नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब ये स्पेस बहुत कम हो जाएगा तो आप इस पर प्रेशर डालेंगे तो क्या ये इसको ओवरकम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ड है, रिजिड है, रिजिड पार्टिकल्स है। तो जितना स्पेस, यहाँ तो स्पेस होता तब तो आप इसको क्या कर सकते थे? कंप्रेस कर सकते थे, पर अब यहाँ कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। समझदार हो ना आप? सब समझदार हो। एक बात देखिए, बॉल्स हैं, क्रिकेट की बॉल्स, आपने एक बॉक्स में सेटअप कर लिया उसको, तो बॉल्स आर हार्ड एंड रिजिड, तो आप बॉल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यही कारण यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि इनके बीच कोई इंटरमोलिकुलर गैप तो है नहीं,
और इंटरमोलिकुलर गैप नहीं होने की वजह से इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो कैसे है भाई, कंप्रेसिबल नहीं है साहब। ये 5 बड़ी बातें हमने बोर्ड पे लिख दी, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। और हमारा मोटिव भी क्या है, सॉलिड्स पढ़ना ही है। तो सॉलिड्स के बारे में क्या क्या बता पाएंगे कि वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, आयन्स है जिनसे वो बना है, उनके बीच गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही हैवी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से कनेक्टेड है। बहुत ही हैवी फोर्स होने की वजह से वो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग होने के कारण दे आर हार्ड एंड रिजिड, है ना। फिर मास तो डेफिनेट होता ही है सब्सटेंस का, बट वॉल्यूम भी डेफिनेट है इसका, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। और सैप नहीं बदलने वाली, सबसे बड़ी बात ये है कि सैप जो है वो फिक्स है, ये मार्कर हार्ड है, इसकी एक डेफिनेट सैप है, ये ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल यानी कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। अगर आप बात करें लिक्विड स्टेट की, तो यही बातों में आप लिक्विड स्टेट में क्या बता पाएंगे कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है और गैसेज स्टेट से कम होता है। इन बिटवीन गैसेज स्टेट एंड सॉलिड स्टेट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर एडजस्ट। फोर्स की बात है तो फोर्स इसके कंपैरिजन में तो कम होती है और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सॉफ्ट होते हैं वाटर, तो ये जो भी वाटर हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मास डेफिनेट है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यानी कि 1 लीटर लिक्विड को आप चाहे बोतल में डालिए चाहे किसी दूसरे कंटेनर में डालिए, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। बट सैप वो डेफिनेट नहीं है, वो एज पर कंटेनर चेंज होती है। जब आप उसको बोतल में डालते हो तो वो बोतल की सैप को एडजस्ट करता है, जब आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, जब आप उसको किसी राउंड बोतल में डालेंगे तो वो राउंड शेप ले लेता है। देखा है आप लोगों ने। तो लिक्विड्स के बारे में आपने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सॉलिड एंड लोअर देन गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर ग्रेटर देन गैस एंड लोअर देन सॉलिड। सॉफ्ट है, दे हैव डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम but they do not have definite shape, their shape change with containers, है ना। और कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेज स्टेट की बात करें अपन अगर, तो गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ मैक्सिमम है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कह सकते हो ना कि इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो मैक्सिमम, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो लेस हो जाएगी ना, मिनिमम हो जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर मिनिमम, सही बात है ना। अगर अपन इसकी बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, गैस में ही होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो उनके बीच गैप है, उस गैप को आप प्रेशर लगा के कम कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। फिर अगर बात करें तो डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, इनका कोई निश्चित वॉल्यूम नहीं है। एंड सैप, तो ना तो सैप डेफिनिट है ना ही वॉल्यूम डेफिनिट है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शंस की बात हो गई। तो अगर मैंने लिक्विड का नहीं लिखा, आई थिंक लिक्विड इन दोनों के बीच का फिनोमिना है, आप समझदार हो। तो आप क्या सीख रहे हो कि सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो न के बराबर हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। फोर्सेज आर टू मच हाई, और फोर्स ज़्यादा हाई होने से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकिंग बनाते हैं, इसलिए वो हार्ड है, रिजिड है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड सैप, है ना। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ नेग्लिजिबल होती है, यानी कि कंप्रेस नहीं होते। नॉर्मल वे में अगर सीधी भाषा में कहें तो कंप्रेस नहीं होते। गैसेस की बात की तो आपने कहा डिस्टेंस इज मैक्सिमम, फोर्स इज मिनिमम, इसका मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं तो हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस किया जा सकता है इनको। समझ में आ रही बात। और वॉल्यूम हो चाहे सैप हो, कुछ भी डेफिनिट नहीं है। लिक्विड्स की कंडीशन से दोनों के बीच की बात है। पर आज हमारा टॉपिक क्या है,
सॉलिड स्टेट, तो हम तो किसको डिस्कस करेंगे? तो ये सॉलिड्स के क्या हो गए? बेसिक फीचर्स हो गए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? चलें आगे। सॉलिड्स को हमने अब 2 क्लास में पढ़ना है। 2 क्लास क्या बनाई हमने इसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड क्लास होगी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर ऑल्सो नोन एज एमोर्फस सॉलिड्स। तो 2 क्लास हमें देखने को मिल रही है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं, उनको समझना। देखिए, देखो मान लो कोई सॉलिड है, उसमें पार्टिकल ऐसे अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है, तो आपको क्या लग रहा है, ये एक रेगुलर पैटर्न है या इरेगुलर पैटर्न है? रेगुलर पैटर्न है। आपको दिखाई दे रहा है कि अब क्या आने वाला है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो कि ए बी ए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, फिर ए बी ए। तो अगला क्या होगा वो हमें पता लग रहा है, क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न है। जिन भी सॉलिड्स में रेगुलर पैटर्न होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो यहाँ अपने को एक बिंदु मिल गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन्हें कहेंगे, है ना? सॉलिड्स in which constituent particles are arranged in a regular pattern, up to long range। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी बहुत दूर कोई पैटर्निटी दिखाई दे रही हो अपने को, अप टू लॉन्ग रेंज, कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशंस तो बन गई, इजीली बन गई। और क्या देखकर बन गई कि इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो एक फिक्स पैटर्न में है, और वो पैटर्न लंबी रेंज तक है। ऐसे नहीं कि वो कोई थोड़ा बहुत समय आया और फिर चेंज हो गया, एक लॉन्ग पैटर्न में वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न अप टू लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज से मेरा मतलब, मान लो कमरा एक क्रिस्टल है, तो कमरे के इंटायर पार्ट में कहीं भी देखो पैटर्न सेम मिलने वाला है, तो उसको लॉन्ग रेंज कहेंगे। ऐसे नहीं कि कमरे के एक छोटे से भाग में तो पैटर्न रिपीट हुआ, बाद में पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो वो लॉन्ग रेंज पैटर्न नहीं होगा। तो सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न अप टू लॉन्ग रेंज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सीधी सी बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि दे हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नंबर 2, हम इसको ये कह सकते हैं, दे हैव डेफिनेट सैप। सैप को अपन यहाँ जियोमेट्री लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट होगी बेटा, जब उनका ऑर्डर ही फिक्स है तो उनकी सैप भी क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है। हम इनको कहते हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि रियल में जो सॉलिड्स हम पढ़ना चाहते हैं वो सॉलिड्स यही हैं, है ना? दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये भी ध्यान रखने की बात है। यानी कि रियल तौर पे सॉलिड कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स। इसका मतलब स्यूडो को अगर हिंदी में बोले तो आभासी, छद्म, धोखा। तो सीधी सी बात है, वहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है, वो सॉलिड है ही नहीं। दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड बट दे आर नॉट रियल सॉलिड। तो वहाँ धोखा हो रहा है अपने साथ एक्चुअल में, तो कि वो सॉलिड है ही नहीं, सॉलिड तो ये है। तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आगे पर डिस्कस भी करेंगे, दीज आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। ये एनिस्ट्रोपिक क्या होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे अपन, लेसन आगे बढ़ेगा तब। दीज आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। तो ये नेचर वाइज कैसे हैं? एनिस्ट्रोपिक है, ठीक है। तो हमने इनकी बेसिक बातें यहाँ पुटअप कर दी। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स पढ़ाने के लिए मैं यहाँ कुछ कैटेगरी बना रहा हूँ, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स में मैंने पहली कैटेगरी लिख दी मेटेलिक सॉलिड्स।
मेटेलिक सॉलिड्स, इसका मतलब सारे मेटेलिक सॉलिड्स कैसे हैं, क्रिस्टलाइन से। और मेटल्स कैसे लिखे जाते हैं, तो आप लिखते हैं कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, रुबिडियम, स्टेनस, टिन जिसको आप बोलते हो, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ऑल आर मेटल। तो एलिमेंट्री फॉर्म में जो मेटल लिखी जाएगी वो मेटेलिक सॉलिड, और वो मेटेलिक सॉलिड किसके एग्जांपल है, क्रिस्टलाइंस के। पर ध्यान रखना CuSO4 दिस इज नॉट मेटेलिक सॉलिड। आपको सर कॉपर है ना, पर कॉपर इज नॉट इन एलिमेंट्री फॉर्म, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस समय अलग बात हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल में पहला एग्जांपल हमने क्या बना दिया, मेटेलिक सॉलिड्स का। दूसरी कैटेगरी हम बना देते हैं आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। अब आपको क्या आयोनिक सॉलिड्स, तो आयंस दिखाई देने चाहिए, तो आपके मन में आ रहा होगा सर NaCl, केटाइन एंड एनाइन से बना है, KCl लग रहा है ना, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम नाइट्रेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। तो जहाँ प्लस माइनस दिखाई देता है वो अपन आयोनिक कैटेगरी, और आयोनिक कैटेगरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए कि क्रिस्टलाइंस के एग्जाम्पल्स। तीसरी कैटेगरी जो है वो है कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, पर इसके एग्जाम्पल बहुत कम है, इजीली याद हो जाएंगे। आप बता सकते हो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका जिसका फॉर्मूला SiO2 लिखा जाता है ना, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी सिलिका की फॉर्म होती है, इसमें SiO2 SiO4 में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो अलग बात है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, या इसमें एक अच्छा एग्जांपल है डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किस कैटेगरी के एग्जांपल है, कोवेलेंट के। और चौथी कैटेगरी इसमें बनेगी मॉलिक्यूलर, ठीक है। कौन से सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर में आपका जैसे मैथेन, आपको जैसे मैथेन तो गैस है, हम गैसियस फॉर्म कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जब ये सॉलिड में होगा उस टाइम पे इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे तो ये गैस है, पर जब हम इसको लिक्विफाइड से करके फिर सॉलिडिफाइड कर लेंगे, समझ रहे हो बात को। पहले तो गैस को किस फॉर्म में लाएंगे, लिक्विड, फिर उसको और ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब उसको सॉलिडिफाई करेंगे उस टाइम की बात हो रही है। तो CH4 हो सकता है, आर्गन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, ड्राई आइस, किसको कहते हो ड्राई आइस, CO2, CO2 को नहीं, सॉलिड CO2 इज नॉन एज ड्राई आइस। या फिर हम इसको आइस बोलें, तो आइस तो क्या है, सॉलिड वाटर। तो ये सब, या बेंजीन बोलें, एग्जाम्पल तो खैर आगे भी तो पढ़ेंगे ना हम लोग कैटेगरी वाइज। तो एक बात फिर से देखो फटाफट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में क्या क्या सीखा हमने। सीखा कि इन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट एक फिक्स पैटर्न में है, और वो पैटर्न इंटायर क्रिस्टल में वैसे का वैसा ही चलने वाला है, तो लॉन्ग रेंज है। हमने सीखा कि इनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो डेफिनिट होगी, ये ट्रू सॉलिड्स हैं, दे आर रियल सॉलिड्स, और एन आइसोट्रोपिक या एनिस्ट्रोपिक इन नेचर है। एग्जाम्पल्स की इसकी कैटेगरियाँ हैं, इसमें मेटल्स भी आते हैं, इसमें आयोनिक भी आते हैं, कोवेलेंट भी आते हैं, मॉलिक्यूलर भी आते हैं। पर मेरा ही क्वेश्चन है कि जितने भी एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ श्योर। अब आते हैं इस पर नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए सॉलिड्स लिख लें मेरे साथ पहले, इन विच constituent particles are arranged in irregular pattern. Called amorphous solid. ठीक है बेटा, क्या समझ में आया कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो फिक्स पैटर्न में नहीं होगा, बिखरा होगा। तो इसको अगर अपने यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ देखिए ना बीच में कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे वाला पार्टिकल ऐसे बड़े
नहीं पता, कहीं ज़्यादा पड़े कहीं कम पड़े, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ऐसे बिखरे में पड़े तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था है तो वो सॉलिड्स क्या कहलाएंगे, एमोर्फस। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस हो गया कि इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ए फिक्स पैटर्न, क्रिस्टलाइन, अरेंज इन ए इरेगुलर, एमोर्फस। पर याद रखना इनका जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, जबकि उनमें ऑर्डर कैसा था, लॉन्ग रेंज। आप सर इसका क्या मतलब, देखो कई बार क्या होता है कि पार्टिकल्स तो बिखरे हुए हैं पर यहाँ तो सही चल रहे हैं, आगे जाके क्या हो गए, बिखर गए। तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे इंटायर क्रिस्टल की बात की जाए तो उसके छोटे मोटे भाग पर, थोड़े बहुत भाग पर हो सकता है रेगुलरिटी दिखाई दे, पर याद रखना कि लॉन्ग रेंज में तो वो इंटायर क्रिस्टल में आपको सेम पैटर्न दिखाई देता है। इरेगुलर पैटर्न में कई बार क्या होता है, अब वो अंधेरे में तीर नहीं लग जाता क्या, कई बार वही बात यहाँ होगी कि हो सकता है कि छोटे मोटे भाग पर आपको रेगुलरिटी शो हो जाए, तो ऑर्डर कैसा है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, देखना ध्यान से। अब एक लाइन तो मैं यही लिख देता हूँ पहले, एंड डू नॉट हैव डेफिनिट जियोमेट्री, ये तो लिखना मैं अलग से नहीं चाहता। ठीक है, इनकी जियोमेट्री क्या नहीं है, डेफिनिट नहीं है, क्योंकि इनका जब ऑर्डर ही डेफिनिट नहीं है। आप कहोगे कर, मैं आपको अभी एक ग्लास के एग्जांपल से बताऊंगा कि डेफिनिट कैसे नहीं है, देखना। पर एक एग्जांपल और देख रहे हैं उसके बीच, वो इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि दीज आर सूडो सॉलिड, दीज आर सूडो सॉलिड्स and also known as super cooled liquid। ये बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे कोई कहे कि एमोर्फस सॉलिड किस टाइप के सॉलिड हैं, तो किस टाइप के बताने हैं, सूडो सॉलिड्स हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड्स। वाई दे आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड्स, तो लिखते हैं अपन, देखो, because they have tendency of flow as like liquids, but flow in very slow, flow is very slow। तो आपको यूँ समझना है इस बात को कि हमने इनको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा, यानी कि जब लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे तो वो भी तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, तो उस टाइप के सॉलिड कहा इनको। पर क्यों कहा, क्योंकि देखो ये सॉलिड तो हैं, दिख रहा है अपने को सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते, एक्चुअल में रियल सॉलिड तो ये है ही नहीं, है ना। और रियल सॉलिड क्यों नहीं है, उसका रीज़न हम बता रहे हैं कि देखो ग्लास है, अब ग्लास दिखने में तो सॉलिड है, पर जब ग्लास की विंडो वगैरह बिल्डिंग में लगी होती है और एक लंबा समय निकल जाता है, और अगर वो प्रदेश, वो जगह गर्म है, हीटेड एरिया है, तो धीरे धीरे ग्लास नीचे की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है ना। और समय निकलता जाएगा और ग्लास के कुछ पार्टिकल नीचे की ओर फ्लो करते हुए बॉटम में आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ऊपर का पार्ट थोड़ा थिन हो जाएगा और नीचे का पार्ट थोड़ा थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। और आप सब जानते हो सॉलिड में तो फ्लूइडिटी होती ही नहीं है, पर ये जो सॉलिड है ये फ्लूइडिटी शो कर रहे हैं, पर हाँ फ्लो करने की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा होती तब तो पूरा पिघल के नीचे गिर जाता, ऐसा नहीं होता है। तो ग्लास हो या कोई एमोर्फस सॉलिड हो, उसमें फ्लूइडिटी होती है पर बहुत ही धीमे, इसलिए एक लंबा समय लगता है, और लंबे समय के बाद कुछ पार्टिकल्स उसके फ्लो करके नीचे की ओर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। यही ग्लास में देखने को मिलता है। यही रीजन है कि आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी इमारतों में, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो ग्लास लगे होते हैं वो बॉटम से थिकर क्यों हो गए, तो उसका रीजन ये है कि ग्लास इज ए एमोर्फस सॉलिड एंड इट हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, है ना, बट स्लोली। पर समय लंबा निकल गया तो धीरे धीरे कुछ पार्टिकल नीचे आकर जमा हो गए। अब फ्लो करेगा तो ऊपर से नीचे ही आएगा और नीचे आके वो जमा हो गया तो वहाँ से बॉटम मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, है ना। तो ये रीजन है। और आप सब जानते हो कि फ्लो करने की टेंडेंसी किसकी होती है,
लिक्विड की, तो इनमें भी वो टेंडेंसी दिखाई दे रही है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग सुपर कोल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में ऐसा कोई नेचर, पत्थर में ऐसा कोई नेचर नहीं होता। जो प्योर सॉलिड है उसमें ऐसा कोई नेचर नहीं होता, तो ये फ्लूइडिटी शो करें एज लाइक लिक्विड। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दीज आर सूडो सॉलिड्स और दीज आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स। क्लियरिटी? तो ये सूडो है, यहाँ धोखा एक्चुअल में, दे आर नॉट रियल सॉलिड। अगर नेचर की बात करें तो नेचर इनका आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है बेटा, ये अपन डिस्कस करेंगे क्या होते हैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। तो नेचर वाइज कैसे हैं? आइसोट्रोपिक। और एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान से देखना, तो हम इसमें प्लास्टिक को रख सकते हैं। अब प्लास्टिक दिखने में तो सॉलिड्स होते हैं पर वास्तव में सॉलिड नहीं है, उनमें फ्लूइडिटी का नेचर होता है। ग्लास, फाइबर ग्लास, रबर, सेलोफेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पॉलीयूरीथेन। अगर मैं आगे बढ़ूं तो पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। एक बात बड़ी ध्यान देना, सेलोफेन पॉलीमर है, रबर पॉलीमर है, फाइबर ग्लास पॉलीमर है, प्लास्टिक पॉलीमर है, पॉलीयूरीथेन नाम में पॉलीमर है, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड ऑल्सो पॉलीमर, टेफ्लॉन इज ऑल्सो पॉलीमर। इसका मतलब मैक्सिमम पॉलीमर आर सूडो सॉलिड्स। क्लियर? तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? चलें आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लगा ले? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। देखो हमने बना लिया ना प्रॉपर्टी, जहाँ लिख लेंगे उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर क्रिस्टलाइन में क्या होने वाला है और एमोर्फस में क्या होने वाला है वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी वो है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए क्या होता है क्रिस्टलाइन में, क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पता है ना? तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। ठीक है बेटा, ये तो पता है इसको क्या डिस्कस करना है, ये तो बेसिक था। यहाँ क्या होता है एमोर्फस में? इररेगुलर पैटर्न या इररेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर पैटर्न, एमोर्फस सॉलिड हैव इररेगुलर पैटर्न। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए अपनी, सेकंड प्रॉपर्टी अपनी है ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो इनमें जो ऑर्डर होता है वो होता है लॉन्ग रेंज, याद है ना? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इनमें जो ऑर्डर होता है वो होता है शॉर्ट रेंज। ये कोइंसिडेंस की बात है। कोइंसिडेंस कैसे है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत जगह क्या देखने को मिले, रेगुलरिटी देखने को मिले, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, एक साल बोर्ड ने पूछा था व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड अबाउट द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि इसके बारे में आप क्या सीख रहे हो। तो मैं यहाँ डिफरेंस में सिखा दूँ अपने को। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है, यहाँ सीखने के लिए कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है। तो हम लिखेंगे रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल repeated in entire crystal
कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सीधी सी भाषा में समझ लो इसको, ठीक है। क्या सीखा कि जो भी रेगुलर पैटर्न है पार्टिकल्स का वो पूरे क्रिस्टल में होना चाहिए। समझ में आ रही है कि बात? ऐसा नहीं कि क्रिस्टल के किसी एक छोटे मोटे भाग में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें हम किसी चीज़ को एक रेगुलर पैटर्न में फिल कर रहे हैं, तो उस बॉक्स के पूरे पार्ट में कहीं भी देखें तो क्या देखने को मिले, सेम पैटर्न को रिपीट होता हुआ देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज में क्या होगा, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल रिपीट इन ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। छोटे से भाग में तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो वो शॉर्ट रेंज हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। नेचर, तो ये ट्रू सॉलिड्स है, पता है ना, और ये सूडो सॉलिड्स, या मैं इसको क्या कहूँ, सुपर कोल्ड लिक्विड। अब डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आप 2 लाइनें लिख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, 2 बातें लिखी मैंने, हायर तो है वो तो समझ में आ जाएगा आपको। हायर क्यों है, क्योंकि ऑर्डर्ड है, इनमें पार्टिकल्स बड़े ही अच्छे ढंग से ऑर्डर्ड है, और ऑर्डर्ड होने की वजह से उनमें से पार्टिकल को निकालना मुश्किल काम है ना, डिफिकल्टी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। शार्प का मतलब है मेरा कैरेक्टरिस्टिक से, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी, है ना। जैसे आप लोग कहते हो कि पानी है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री बोल देते हो आप, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 तो पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी आपको कहा जाता है ना ए सब्सटेंस ए बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपके माइंड में फट एग्जाम्पल किसका आता है, वाटर का। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो किसी दूसरे सब्सटेंस का देखने को। ऐसा ही यहाँ है कि हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अपना एक इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, इसलिए इसको मैंने कहा शार्प एंड हाई। यहाँ क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा वेरिएबल एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो एक बात ध्यान रखना, वेरिएबल एंड लो मेल्टिंग पॉइंट से मेरा क्या मतलब। देखो ग्लास की बात की, ग्लास है उसको पहले अपन क्या करते हैं, लिक्विफाइड करेंगे, अच्छे से पिघला लेंगे तो उनके पार्टिकल्स मोशन करना शुरू कर देंगे, दूर दूर हो जाएंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। अब कूल करने की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा ग्लास कैसे बनने वाला है। कैसे कि आपने उसको बड़ा ही तेज़ी से कूल किया, टेम्परेचर को एकदम से गिरा दिया फटाक से, है ना, तो बहुत स्पीडली वो कूल होगा। स्पीडली कूल होगा तो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो पार्टिकल बड़ी तेज़ी से ऐसे बिखर जाएंगे, है ना, ऐसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म में। और जब वो डिसऑर्डर फॉर्म में बिखर जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। पर अगर उसी ग्लास को सॉलिडिफाई करते समय मैं टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करूँ तब भी वो सॉलिड फॉर्म में आएगा ना। पर जब मैं उसको धीरे धीरे कूल करूँगा तो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में आने के लिए टाइम मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वही ग्लास जब एकदम से कूल किया तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड थे, और वही ग्लास जब धीरे धीरे कूल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मिल रहा है। और जब वो थोड़ा ऑर्डर्ड फॉर्म में आएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ग्लास के लिए क्या कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ग्लास बनाया कैसे गया है। सही बात है ना। उस ग्लास को सुपर कूल्ड किया गया है कि एकदम से, या उस ग्लास को बहुत धीरे धीरे कूल किया गया है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। सही बात है क्या? तो अगर ग्लास को बहुत तेज़ी से कूल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। धीरे धीरे कूल करेंगे तो ऑर्डर्ड फॉर्म में आएगा। ऑर्डर का मतलब कंप्लीट ऑर्डर तो कभी नहीं आएगा, पर कुछ ऑर्डर तो आएगा, और कुछ ऑर्डर आएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, वेरिएबल है, बदल रहा है एज पर कंडीशंस। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि एमोर्फस सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बना कैसे रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। आप अगर उसको बहुत ज़्यादा कूल कर रहे हो तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, धीरे कूल कर रहे हो तो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। 5वां पॉइंट है वो है एनिस्ट्रोपिक।
एनिस्ट्रोपिक। तो हम जानते हैं हाँ ये तो सब कैसे हैं, एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। इसको अपन डिस्कस करेंगे नो डाउट, एनिस्ट्रोपिक का एक टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। और ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहते तो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, क्या मतलब है इसका, वो मैं यही समझा देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करके आने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी becomes different in all direction. For same solid. हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हो, है ना, सॉलिड वही है, सॉलिड नहीं बदल रही। सेम सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सॉलिड भी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम ली हमने। जैसे यूँ मान लो कि एक सॉलिड है NaCl और उसके लिए कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉलिड सेम हो गया NaCl, और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंडक्टेंस। पर हमने कंडक्टेंस को डिफरेंट डायरेक्शंस में कैलकुलेट किया, कभी इस डायरेक्शन में किया ऐसे, कभी इस डायरेक्शन में किया ऐसे, और हर बार हमारे लिए कंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक या एनिस्ट्रोपिक। समझ में आ गई बात। तो एनिस्ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया तो वैल्यू डिफरेंट आ रही है। सॉलिड नहीं बदला, प्रॉपर्टी नहीं बदली, बस बदला है तो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, फिर भी वैल्यूज बदल गई। तो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड एनिस्ट्रोपिक। और जहाँ वैल्यू सेम आई, चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, वैल्यू आर सेम, देन कॉल्ड आइसोट्रोपिक। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए तो भाई कितने नंबर, 6 नंबर। ये हटा दो ना। चलिए तो 6 नंबर प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं इसमें, कूलिंग कर्व। जब इनको ठंडा करेंगे तो कर्व कैसा आएगा, ठंडा किनको करेंगे, सॉलिड को नहीं, सॉलिड को मेल्ट करके फिर ठंडा करेंगे। सॉलिड को क्या ठंडा करेंगे, सॉलिड को पहले मोल्टन स्टेट में लाएंगे फिर उसको ठंडा करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए ऐसे वाला कर्व आ रहा है। ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर लगातार ऊपर जाने पे इंक्रीज, तो नीचे हो रहा है अपना, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होते ही ये इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, कूलिंग का, ये ठंडा हो रहा है। अरे भाई समय के साथ इसको यूँ समझ लो, किस ये ग्राफ है किस किस के बीच, टी और टी टाइम के बीच, मान लीजिए एक बार समझने के लिए, मान लीजिए साहब टेम्परेचर और समय के बीच। आपने इसको क्या किया, मोल्टन स्टेट में ले जाके छोड़ दिया, पिघला के इसको छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो क्या होगा, समय के साथ टाइम जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर में क्या आती जा रही है। अरे घर में चाय बना के छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, तो समय के साथ टेम्परेचर में क्या आ रही है, चेंज हो रहा है। तो शुरू में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तेजी से घट रहा है, ये ठंडा हो रहा है। फिर आप क्या देख रहे हैं, एक बीच में एक समय ऐसा आया जब टेम्परेचर जो हो गया वो क्या हो गया यार, कांस्टेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, और फिर बाद में आप देख रहे हो फिर से ठंडा होना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक रीज़न है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी। तो यानी कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये फिक्स टेम्परेचर पे आके फ्रीज होते हैं, जमते हैं। यही हुआ कि जब इनको आपने पिघला के छोड़ा तो पहले तेजी से टेम्परेचर में क्या आई, कमी आई।
फिर ये फ्रीज होना शुरू हो गई। जब ये फ्रीज होना शुरू हुए तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट शार्प है, तो ये फिक्स टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू हो गए। उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आ रही जब ये फ्रीज हो रहे हैं, और फिर जब ये फ्रीज हो गए तो फिर से टेम्परेचर में कमी आ रही है ना। तो बिकॉज ऑफ शार्प फ्रीजिंग पॉइंट इनका जो कर्व आ रहा है वो कंटिन्यूस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूस आ रहा है? डिसकंटिन्यूस, पहले कम हो रहा है कभी नहीं हो रहा है ना। तो ये कैसा कर्व है? डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व। ठीक है बेटा, यहाँ जो कर्व आएगा, यहाँ पे जो कर्व आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा, यानी कि लगातार समय के साथ टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगी? कमी आएगी। कंटिन्यूअस टेम्परेचर में क्या आ रही है? डिक्रीजमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ना तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प था, तो ना इनका फ्रीजिंग पॉइंट शार्प है। ये एक फिक्स रेंज में, रेंज समझते हो क्या बेटा? 50 से 60 के बीच बॉयल होंगे, तो 50 से 60 के बीच बॉयल होते, वैसे ही 0 से 10 के बीच फ्रीज होंगे। तो इनका कोई फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है जिस पर आखिर कांस्टेंट हो। तो कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। ठीक है बेटा, तो इनका कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ये 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहां से बोर्ड ने एक साल क्वेश्चन पूछा था। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर किसी सब्सटेंस को आप किसी धारदार हथियार से, वेपन से काट दें, ठीक है, और वो दो स्मूथ सरफेस में कट जाए, बिल्कुल चिकने सपाट सरफेस में कट जाए, तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस है क्लीवेज प्रॉपर्टी। और अगर वो खुरदरा कटे, रफली कटे, तो हम उसको कहते हैं नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताओ, प्लास्टिक को जब काटते हैं आप, तो स्मूथ कटता है कि रफ कटता है? रफ भी कटता है ना, स्मूथ नहीं कटता। पर मेटल्स को काटते तो बिल्कुल स्मूथ कटती है। तो मेटल्स हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, प्लास्टिक हैव नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। प्लास्टिक किसका एग्जाम्पल है? एमोरफस। तो एमोरफस कैटेगरी में क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती और क्रिस्टलाइंस में होती है। तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन कट विद नाइफ, KNIF लिखूंगा बेटा। व्हेन कट विद नाइफ गिवन टू pieces with स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। अगर इनकी बात करें तो व्हेन कट विद नाइफ गिवन टू पीसेज विद रफ सरफेस मीन्स नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, इनमें नहीं होती। एंड फाइनली एग्जांपल्स। ठीक है, एक एक करके कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जगह सिल्वर लिख देता हूँ, चलो Ag। ये सब किसके मेटल है? मेटेलिक कंडीशंस। KCl, NaCl, ये सब एग्जांपल किसके आ गए? आयोनिक कैटेगरी के। अरे आ गए ना बेटा। ड्राई CO2 या सॉलिड CO2, ड्राई नहीं, ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड CO2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गई। अरे आ रही ना। ग्रेफाइट, ये कोवेलेंट फॉर्म का एग्जांपल आ गया। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? क्रिस्टलाइंस के। और एमोरफस में आ जाएंगे प्लास्टिक, ग्लास, अरे है ना, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, PVC वगैरह सब लिखे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोरफस सॉलिड्स।